Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Lunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain you about structure of chlorophylls. इस वीडियो में मैं आपको क्लोरोफिल वर्णकों की संरचना के बारे में समझाऊंगा. Photosynthetic pigments, प्रकाश संश्लेषी वर्णक. The photosynthetic pigments trap light energy to convert it into chemical energy. प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं. The main photosynthetic pigments in higher plants are chlorophylls and carotenoids. उच्च पादपों में जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं. पहला क्लोरोफिल्स या पर्णहरित और दूसरा कैरोटेनॉइड्स. इन रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी phycobilins are also present as accessory photosynthetic pigments. Phycobilins, which are also known as bilyproteins. लाल और नील हरित शैवालों में phycobilins या बाइलीप्रोटीन्स नामक एक और प्रकार के सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाते हैं. So in this presentation I will explain structure of chlorophylls. इस प्रस्तुतिकरण में मैं पर्णहरित के संरचना के बारे में समझाऊंगा. The chlorophylls are green photosynthetic pigments. पर्णहरित या क्लोरोफिल हरे प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं. Several types of chlorophylls are known. पर्णहरित या क्लोरोफिल के अनेक प्रकार ज्ञात हैं. उदाहरण के लिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, एफ. Then bacteriochlorophyll A and B. There are also other types of bacteriochlorophyll like C, D, E, F, etc. Bacterioviridin or chlorobium chlorophyll. So these are all different types of chlorophylls present in different photosynthetic organisms. तो यह सभी अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल या पर्णहरित वर्णक हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाए जाते हैं. But only two chlorophylls are found in higher plants and these are chlorophyll A and chlorophyll B. लेकिन इन पर्णहरित या क्लोरोफिल्स में से केवल दो ही क्लोरोफिल ऐसे हैं जो उच्च श्रेणी के पादपों में पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं. ये दो प्रकार के क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल A तथा क्लोरोफिल B. Chlorophyll C, D, E and F are found only in some algae. क्लोरोफिल C, D, E और F केवल कुछ शैवालों में ही पाए जाते हैं. तो मीनिंग इज शैवालों से उच्च श्रेणी के जो भी पादप है अर्थात ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी में केवल क्लोरोफिल A और B ही पाया जाता है. क्लोरोफिल C, D, E और F यह केवल कुछ शैवालों में पाए जाते हैं. और बैक्टीरियोक्लोरोफिल जैसा कि नाम है जीवाणुओं में पाए जाते हैं. और इसी प्रकार से क्लोरोबियम क्लोरोफिल यह भी केवल जीवाणुओं में पाए जाते हैं. So bacteriochlorophyls and chlorobium chlorophyls occur only in photosynthetic bacteria. बैक्टीरियोक्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाते हैं. Chlorophyll A is found in all oxygenic photosynthetic plants. वे सभी प्रकाश संश्लेषी पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण होता है या ऑक्सीजन रिलीज होती है, उन सभी में क्लोरोफिल A आवश्यक रूप से पाया जाता है. इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है या ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निर्मित होती है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. तो वे सभी प्रकाश संश्लेषी पादप जिनमें ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है उनमें क्लोरोफिल A आवश्यक रूप से उपस्थित होता है. Hence chlorophyll A is termed as universal photosynthetic pigment. इसी कारण से क्लोरोफिल A को सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है. It is also called primary photosynthetic pigment because it performs primary reaction of photosynthesis which converts light energy into chemical energy. क्लोरोफिल A को प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक
अभिक्रिया को संपन्न करता है या संपादित करता है। इसी प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर प्रकाशीय एनर्जी को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इन बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इज एनऑक्सीजेनिक। जो जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण होता है वह एनऑक्सीजेनिक प्रकार का होता है, अर्थात जीवाणुओं के द्वारा किए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। सो जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल है। तो इसे ही हम यह भी कह सकते हैं कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल उन प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाए जाते हैं जिनमें एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। तो यह केवल जीवाणुओं में ही पाए जाते हैं और जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो एनऑक्सीजेनिक प्रकार का होता है। All photosynthetic pigments other than chlorophyll A are called accessory photosynthetic pigments. क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं उन सभी को सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। तो क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त अन्य सभी से तात्पर्य है क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त पाए जाने वाले अन्य सभी प्रकार के क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, एफ सभी प्रकार के कैरोटीनॉइड्स और सभी प्रकार के फाइकोबिलेंस जो कि कुछ शैवालों में पाए जाते हैं, रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी में, इन सभी वर्णकों को सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। बिकॉज These pigments only transfer their absorbed energy to chlorophyll A, क्योंकि यह सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक जिनको हम सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, यह अपने द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल A को स्थानांतरित करते हैं। अर्थात यह इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करते प्राइमरी रिएक्शन के द्वारा, जैसा कि क्लोरोफिल A करता है। क्लोरोफिल A अवशोषित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अतः वह मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है या प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है। शेष सभी वर्णक, ऑल अदर पिगमेंट्स, दे ओनली ट्रांसफर देयर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। शेष सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक केवल अपने द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करते हैं और फिर क्लोरोफिल ए उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस कारण से क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णक जो हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने के लिए, उन सभी को सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहा जाता है। द रेशियो ऑफ क्लोरोफिल ए टू क्लोरोफिल बी इन हायर प्लांट्स इज रफली 3:1। उच्च पादपों में यानी ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का अनुपात जो होता है वह 3:1 का होता है। तो क्लोरोफिल ए इज मोर अबंडेंट देन क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज ऑलमोस्ट 3 times मोर प्रिवेलेंट देन क्लोरोफिल डी। नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल्स। पर्णहरित की या क्लोरोफिल की संरचना। क्लोरोफिल ए इज ए ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए एक नीला हरा वर्णक है शुद्ध अवस्था में, इन इट्स प्योर स्टेट। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C55H72O5N4 magnesium and its molecular weight is 893. Chlorophyll B is olive green pigment in pure state. Chlorophyll B शुद्ध अवस्था में olive green रंग का होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C55H70O6N4 Mg मैग्नीशियम होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 907 होता है। तो संरचना में मुख्य अंतर की यदि हम बात करें तो क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोफिल बी की तुलना में अधिक पाए जाते हैं और क्लोरोफिल ए में 1 ऑक्सीजन परमाणु तुलनात्मक रूप से कम होता है क्लोरोफिल बी की तुलना में। The chlorophylls were first isolated and named by Joseph B. Caventou and Pierre Joseph Pelletier in 1817. क्लोरोफिल को, पर्णहरित को सर्वप्रथम पृथक्कृत करने का कार्य और इसको क्लोरोफिल नाम देने का कार्य कैवेंटाउ और पेलेटियर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा 1817 में किया गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय विल्स्टेटर, स्टॉल एंड फिशर। पर्णहरित की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम विल्स्टेटर, स्टॉल और फिशर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। मोस्ट Chlorophyls are classified as fluorines, which are reduced relatives of porphyrins. Porphyrin, which is found in hemoglobin या hemoglobin की संरचना में porphyrin पाया जाता है।
तो संरचनात्मक दृष्टि से यदि हम कहें तो जो पर्णहरित या क्लोरोफिल होते हैं उनको क्लोरीन्स की श्रेणी में रखा जाता है। दीज आर केप्ट और क्लासिफाइड एज क्लोरीन्स। क्लोरीन्स वस्तुतः पोरफायरिन्स की तरह के ही कार्बनिक पदार्थ हैं, बट दे आर रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू पोरफायरिन्स। यह क्लोरीन्स जो होते हैं वह पोरफायरिन्स की तुलना में अपचयित होते हैं। अपचयित होते हैं अर्थात इनका अपचयन होता है। अपचयन होने से तात्पर्य है कि इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पोरफायरिन की तुलना में अधिक होती है। तो मोस्ट क्लोरोफिल्स आर इनफैक्ट क्लोरीन्स। अधिकांश क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्लोरीन होते हैं, यद्यपि कुछ क्लोरोफिल जैसे क्लोरोफिल सी वह पोरफायरिन भी होते हैं, जो कि ऑक्सीकृत अवस्था होती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन इज ए रिड्यूस्ड स्टेट। अपचयित अवस्था क्लोरीन कहलाती है और ऑक्सीकृत अवस्था जो है वह पोरफायरिन कहलाती है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। यह क्लोरोफिल ए की संरचना है। यहां पर क्लोरीन और पोरफायरिन की संरचना को थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं। इस डी पायरोल वलय में यहां जो यह हाइड्रोजन उपस्थित है यह क्लोरीन में पाए जाते हैं। तो यह दो हाइड्रोजन परमाणु, एक यह हाइड्रोजन परमाणु और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, यह यहाँ पर अतिरिक्त होते हैं पोरफायरिन से, जो पोरफायरिन में नहीं पाए जाते लेकिन क्लोरीन में पाए जाते हैं। पोरफायरिन में यह संरचना ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी यह दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकल जाते हैं और उसके स्थान पर यह जो बॉन्ड है यह डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्लोरीन में यह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन 17 और 18 के बीच में है ये, जो आगे और विस्तार से मैं बताऊंगा। तो यह क्लोरीन में यह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा और दो हाइड्रोजन परमाणु अतिरिक्त पाए जाते हैं, अर्थात यह अपचयित अवस्था में पाया जाता है। जबकि पोरफायरिन में यह जो बॉन्ड होगा यह डबल बॉन्ड होगा और यह दो हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, अर्थात यह क्लोरीन की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत होता है। Chlorophyll A has a tadpole or tennis bat like configuration with a head called porphyrin head. Chlorophyll A की जो संरचना होती है वह एक टेनिस के बैट की तरह होती है, टेडपोल की तरह होती है, अर्थात एक हेड और एक टेल नामक संरचना में विभक्त होता है। The head is called porphyrin head and a tail is called long. A tail is a long tail which is known as phytol tail. इसका जो सिर वाला भाग होता है, that is this part, this is head part, this is called as porphyrin head and this part is tail part. यह टेल वाला भाग है, पुच्छ वाला भाग है, जिसे फाइटोल टेल कहा जाता है। The porphyrin head is made up of 4 pyrrole rings. Porphyrin head जो है वह 4 पायरोल वलयों द्वारा निर्मित होता है, जिनको 1 से 4 तक क्रमांक दिए जाते हैं, यानी पायरोल रिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन्हीं को पायरोल रिंग ए, बी, सी, डी भी कहा जा सकता है, अर्थात इनका नामकरण 1, 2, 3, 4 के रूप में भी किया जा सकता है या ए, बी, सी, डी रूप में भी किया जा सकता है। तो जैसा चित्र में इन पायरोल वलयों को ए, बी, सी और डी के रूप में नामांकित किया गया है। तो दिस इज फर्स्ट पायरोल रिंग, दिस इज सेकंड पायरोल रिंग, दिस इज थर्ड पायरोल रिंग एंड दिस इज फोर्थ पायरोल रिंग। These pyrrole rings are linked by methane bridges, यानी दो पायरोल वलय जो होते हैं वह परस्पर मिथेन ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं, that is single bond CH double bond. So this is a methane bridge or structure which connects two pyrrole rings. So for example, this is ring A, this is ring B, and this is connected by this methane bridge. So this is CH double bond and single bond. So this methane bridge connects two pyrrole rings together. So between every pyrrole ring, this methane bridge will be present. The skeleton of each pyrrole ring is made up of 5 atoms. प्रत्येक पायरोल वलय जो होता है वह 5 परमाणुओं से निर्मित होता है, जिनमें से 4 परमाणु कार्बन होते हैं और एक परमाणु नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जो है वह पायरोल वलय के केंद्र में उपस्थित होता है। So this is structure of pyrrole ring. So one nitrogen. So this is pyrrole structure. So we can compare it with any one of these rings. So this is pyrrole and this is pyrrole ring here. This is detailed structure of pyrrole ring. There are 4 carbon atoms. 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और एक नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है, जो मिलकर पायरोल वलय बनाते हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़ा हुआ उपस्थित होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के साथ भी एक हाइड्रोजन परमाणु
पायरोल वलय में उपस्थित होता है। A chelated non-ionic magnesium atom is held in the center of porphyrin head by nitrogen atoms of pyrrole rings through two covalent and two coordinate bonds. Porphyrin head के केंद्र में या porphyrin संरचना के केंद्र में एक मैग्नीशियम एटम भी उपस्थित होता है। यह मैग्नीशियम परमाणु नॉन आयनिक होता है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है या आवेशित नहीं होता है, आयनिक फॉर्म में नहीं होता है। एंड इट इज हेल्ड इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन हेड बाय नाइट्रोजन एटम्स। यह पोरफायरिन हेड के केंद्र में नाइट्रोजन परमाणुओं के द्वारा बनाए रखा जाता है, अर्थात नाइट्रोजन परमाणुओं से यह मैग्नीशियम एटम जुड़ा रहता है दो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो यह और ये दो कोवेलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बीच, और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो यह बॉन्ड और यह बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बीच में। तो दिस इज ए चिलेटेड एटम प्रेजेंट इन पोरफायरिन हेड। यह चिलेटेड परमाणु है जो पोरफायरिन हेड में पाया जाता है। चिलेट से तात्पर्य होता है, ए चिलेट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद ए मेटल आयन इन इट्स मेटल एटम इन इट्स कोर। चिलेट एक ऐसे कार्बनिक अणु को कहा जाता है जिसके कोर में, केंद्र में एक धातु परमाणु उपस्थित होता है या मेटल एटम उपस्थित होता है। तो यहाँ पर पोरफायरिन हेड जो है वह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसके कोर में, केंद्र में मैग्नीशियम धातु परमाणु के रूप में उपस्थित होता है। अतः मैग्नीशियम को यहाँ पर एक चिलेटेड परमाणु कहा जाता है क्योंकि यह एक कार्बनिक संरचना के केंद्र में उपस्थित होता है या कोर में उपस्थित होता है। The presence of magnesium in chlorophyll was discovered in 1906 and it was the first time that magnesium was detected in any living tissue. क्लोरोफिल या पर्णहरित में मैग्नीशियम की खोज 1906 में हुई थी और यह सर्वप्रथम हुआ था कि किसी सजीव ऊतक के अंदर मैग्नीशियम को देखा गया था, अर्थात इससे पूर्व किसी भी सजीव कोशिका, सजीव ऊतक में मैग्नीशियम की उपस्थिति ज्ञात नहीं थी। मैग्नीशियम को किसी भी सजीव ऊतक या कोशिका में सर्वप्रथम, या किसी सजीव कोशिका में पाई जाने वाली संरचना में सर्वप्रथम पर्णहरित में ही देखा गया था। The external carbon atoms of pyrrole rings have been specifically numbered 1 to 8 and have following substituents in chlorophyll A. तो जो 4 पायरोल वलय पाए जाते हैं उनमें जो बाह्य कार्बन परमाणु होते हैं, तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पायरोल रिंग। तो प्रत्येक पायरोल वलय के जो बाहर की ओर कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, यानी यहाँ पर यह दोनों कार्बन परमाणु, वलय 2 में ये दोनों कार्बन परमाणु, वलय 3 में ये दोनों कार्बन परमाणु और फोर्थ पायरोल रिंग में ये दोनों कार्बन परमाणु। तो इनको विशिष्ट क्रमांक अलग से दिया जाता है 1 से लेकर 8 तक, या कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसको R1 से R8 तक नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रमांक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह पोरफायरिन हेड का एक अन्य चित्र है जिसमें इन्हीं कार्बन परमाणुओं को, यानी पायरोल वलय के जो बाह्य कार्बन परमाणु है उनको R1, R2, R3, R4 प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से जो यहां पर कार्बन परमाणु होंगे वह R5 और R6 होंगे, और इसी प्रकार से फोर्थ वलय में, चौथे वलय में जो यहां पर पाए जाएंगे वह R7 और R8 होंगे। इस पोरफायरिन संरचना के अंदर कार्बन परमाणु जो पोरफायरिन के पाए जाते हैं उनका क्रमांक भी प्रदर्शित किया गया है। तो दिस इज कार्बन नंबर 1 हियर। सो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So these are carbon numbers of porphyrin head. तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो R1 ग्रुप है वह इनफैक्ट कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित है, तो इसीलिए इनको सीधा कार्बन क्रमांक नहीं देकर के R1, R2, R3, R4 नामकरण किया गया ताकि कार्बन परमाणु की संख्या के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि इनको सीधा 1 से 8 नंबर दिया जाता है तो कार्बन नंबर 1 कहने पर फिर हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं या इस कार्बन की बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल कार्बन नंबर है। तो R1 से R8 से तात्पर्य है R1 जो है वह कार्बन नंबर 2 को इंडिकेट करता है, R2 जो है वो कार्बन नंबर 3 को इंडिकेट करता है, R3 जो है वो कार्बन नंबर
7 को इंडिकेट करता है, R4 जो है कार्बन नंबर 8 को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से R5 जो होगा वह कार्बन नंबर 12 को इंडिकेट करता है, R6 कार्बन नंबर 13 को इंडिकेट करता है, और इसी प्रकार से R7 और R8 कार्बन नंबर 17 और कार्बन नंबर 18 को इंडिकेट करते हैं। तो आगे सब्सटेंट्स को बताते वक्त दोनों ही नोमेनक्लेचर मैं काम में लूंगा, यानी यदि इन बाह्य पायरोल वलय के जो बाह्य कार्बन है उनको 1 से 8 तक माना जाए तो वह संख्या क्या होगी, और उनको R1 R8 कहा जाए तो क्या होगा, और ओरिजिनल कार्बन नंबर उनका क्या होता है। तो इन बाह्य कार्बन पर, यानी पायरोल वलय के जो बाह्य कार्बन है जिनको R1 से R8 तक क्रमांक दिया जाता है, उनमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। कार्बन एटम 2, 7, 12 और 18 पर, 2, 7, 12 और 18 पर, यानी ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 18। तो R1 R2 के संदर्भ में हो गया, कार्बन नंबर 2 जो हुआ वो R1 हो गया, कार्बन नंबर 7 जो हुआ वो R3 हो गया, कार्बन नंबर 12 जो हुआ वो R5 हो गया, R4 के बाद यहाँ R5 R6, और कार्बन नंबर 18 जो हुआ वह R8 हो गया। तो कार्बन एटम की संख्या में बात करें संदर्भ में, तो कार्बन परमाणु क्रमांक 2, 7, 12 और 18 पर, और R1 के संदर्भ में बात करें तो R1 R3 R5 और R8 पर क्लोरोफिल ए में मिथाइल समूह उपस्थित होता है। तो ये यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, R1 यहाँ मिथाइल समूह, फिर यहाँ पर भी ये मिथाइल समूह उपस्थित है, यहाँ पर भी ये मिथाइल समूह उपस्थित है, और 8 पर यहाँ पर भी मिथाइल समूह उपस्थित है। तो एक्सटर्नल कार्बन्स 1, 3, 5 और 8 पर मिथाइल समूह पाया जाता है, और वैसे कार्बन परमाणु की बात करें तो कार्बन परमाणु संख्या 2, 7, 12 और 18 पर मिथाइल समूह उपस्थित होता है। कार्बन एटम 3 जिसे हम R2 भी कह सकते हैं, सो दिस इज R2 और कार्बन नंबर 3, दैट इज दिस वन हियर। सो इट possesses a vinyl group, यहाँ पर एक विनाइल ग्रुप उपस्थित होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। देन कार्बन एटम 8 और R4 हैज एन इथाइल ग्रुप। कार्बन एटम 8 यानी यह वाला कार्बन जिसे हम R4 भी कह सकते हैं, सो दिस वन हियर, यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप उपस्थित होता है, CH2 CH3। कार्बन 13 और R6 is attached to next methane group by a fifth isocyclic cyclopentanone ring. कार्बन नंबर 13 या R6, so this is कार्बन नंबर 13 या R6 की बात करें तो ये R6। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त वलय और पाया जाता है, तो जो एक्सटर्नल कार्बन 6 यानी R6, या वैसे बात करें तो कार्बन नंबर 13, कार्बन नंबर 13 और नेक्स्ट जो मिथेन ब्रिज का कार्बन है उसके बीच में यह एक वलय निर्मित होता है, सो दिस इज रिंग नंबर 5। तो 4 तो पायरोल वलय होते हैं, और 5वां वलय जो कि R6 और नेक्स्ट मिथेन ब्रिज के कार्बन के बीच निर्मित होता है, इस वलय को वलय 5 नाम दिया जाता है या नंबर दिया जाता है, और इसको साइक्लोपेंटेनोन रिंग कहा जाता है। और इसके जो बाह्य कार्बन होते हैं, यानी इस रिंग के भी जो बाहर कार्बन उपस्थित होते हैं, यानी कार्बन ये और ये, इनको 9 और 10 क्रमांक दिया जाता है। अर्थात एक्सटर्नल कार्बन के संदर्भ में बात करें तो 4 वलय के जो एक्सटर्नल कार्बन है वो 1 से 8 तक नंबर दिया जाता है, और 5वें वलय के एक्सटर्नल कार्बन को नंबर 9 या 10 दिया जाता है, या इसी को हम ये कह सकते हैं, दीज आर R9 एंड R10 रेस्पेक्टिवली। कार्बन नंबर 17, कार्बन नंबर 17 यानी यह वाला कार्बन जिसको हम R7 भी कह सकते हैं, तो R7 अर्थात यहां पर यह संरचना, तो R7 और कार्बन नंबर 17 इज कनेक्टेड टू फाइटोल टेल थ्रू ए प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू। तो इस कार्बन नंबर 17 पर या R7 के साथ एक फाइटोल श्रृंखला जुड़ी हुई पाई जाती है, और फाइटोल श्रृंखला और इस कार्बन के बीच में एक प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू पाया जाता है, दैट इज दिस इज कार्बन नंबर 7, इट इज कनेक्टेड टू प्रोपियोनिक एसिड CH2 CH2 COH। so this is propionic acid connected to carbon number 7 or carbon number 17 or R7, and to this propionic acid is connected this phytol tail, और इस प्रोपियोनिक अम्ल
के साथ यह फाइटोल श्रृंखला जुड़ी हुई उपस्थित होती है। फाइटोल इज एन इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। फाइटोल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बनी हुई एक अघुलनशील लंबी श्रृंखला होती है जिसका अणुसूत्र C20H39OH होता है। तो इसका अणुसूत्र C20H39OH होता है और यह अघुलनशील होती है और प्योर हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यानी केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनी होती है। केवल जो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसमें एक ऑक्सीजन एक सिरे पे उपस्थित होता है, उसके बाद संपूर्ण चेन जो है वह प्योर हाइड्रोकार्बन होती है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। दिस एंकर्स द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इनटू द लिपिड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। यह जो फाइटोल श्रृंखला है, यह फाइटोल श्रृंखला ही क्लोरोफिल अणु को थाइलेकॉइड झिल्ली के लिपिड भाग में एंकर करके रखती है या बना करके रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन की या झिल्ली की संरचना होती है वह लिपिड बाइलेयर से निर्मित होती है और लिपिड्स जो होते हैं वह हाइड्रोफोबिक होते हैं या जल विरोधी होते हैं। तो उनके जल विरोधी भाग के अंदर क्लोरोफिल अणु को बनाए रखने का काम जो किया जाता है वो इस फाइटोल श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। यानी यह फाइटोल श्रृंखला जो है वह थाइलेकॉइड झिल्ली के लिपिड बाइलेयर के अंदर धसी हुई रहती है और उसके अंदर एंकर रहने से या धसे हुए रहने से संपूर्ण क्लोरोफिल अणु जो है वह थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर अपनी एक निश्चित स्थिति या पोजीशन बनाए रखता है। क्लोरोफिल विदाउट इट्स मैग्नीशियम कोर इज कलरलेस एंड कॉल्ड फियोफाइटिन। कुछ पर्णहरित ऐसे भी होते हैं जिनमें केंद्र में मैग्नीशियम कोर अनुपस्थित होती है और ऐसा क्लोरोफिल रंगहीन होता है, कलरलेस होता है और उसको फियोफाइटिन कहा जाता है। अर्थात क्लोरोफिल ए के बीच में यदि यह मैग्नीशियम अनुपस्थित है तो फिर यह रंगहीन होता है और इसको फियोफाइटिन नाम दिया जाता है। संक्षेप में इसे फियो कहा जाता है एंड फियो इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फोटोसिस्टम 2। यह फियो प्रकाश तंत्र 2 के लिए, जो कि प्रकाश संश्लेषण में हम आगे पढ़ेंगे, प्रकाश तंत्र 2 या फोटोसिस्टम 2 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य किया जाता है वह फियोफाइटिन के द्वारा किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। In next presentation, I will explain different types of chlorophylls found in plants. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं अलग अलग प्रकार के पर्णहरित की संरचना को समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।